अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। मेरा नाम कामरान अमीन है और आज मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम मौजू पे गुफ्तगू करने हाज़िर हूँ। इनफरादी तौर पे तो मुझसे ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा गया कि अगर आप आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं, यानी फ़र्ज़ करें अगर आप मास्टर या पीएचडी करने जाना चाहते हैं, तो चीन जाना कोई अच्छा ऑप्शन है भी या नहीं है। और इस पे हैरत भी मुझे इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे कंसेप्ट बहुत पहले से है कि पता नहीं चीन से जो चीज़ें आती हैं वो अक्सर 2 नंबर और या सब स्टैंडर्ड किस्म की चीज़ें होती हैं, तो शायद चीन की तालीम भी ऐसी हो। इसी तरह हमारे ये कंसेप्ट भी है कि जो आला तालीम है और जो इनोवेशंस हैं और जो डेवलपमेंट है वो तो सारी की सारी वेस्ट में ही हो रही है, यूरोप में, अमेरिका में हो रही है। और मे बी कि चीन का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसलिए बस तालीम तो वहाँ की ही है और कहीं का सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि चीन इस वक्त आला तालीम के लिए जो तालिब इल्म रुख करते हैं उनमें तीसरे या चौथे नंबर पे आ गया। पिछले 10 सालों में तो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं और हर साल लाखों तालिब इल्म, ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है। और ये जान के भी और हैरत होगी कि इवन के यूरोप और यूएसए से भी लोग तालीम के लिए चीन का रुख कर रहे हैं। तो हम आज ये वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आला तालीम के लिए या हायर एजुकेशन के लिए चीन को एक बहुत ही अट्रैक्टिव कैंडिडेट बनाती हैं कि अगर आप एमएस करने जा रहे हैं या पीएचडी करने जा रहे हैं तो आपको चीन को भी लाजमी कंसिडर करना चाहिए। ऑफ कोर्स यूरोप और यूएसए चूँकि वो एक ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश स्टैंडर्ड है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा, हम चीन तक रहेंगे उस पर। जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि रिसर्च का इम्पैक्ट कितना है और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग कितनी है। तो आपसे अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ, 20 साल पीछे चले जाएँ, तो शायद चीन की जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग थी वो बहुत हाई नहीं थी, इवन दो कि उस वक्त भी बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो 2015 के बाद चीन ने एक प्लानिंग के तहत ये टारगेट रखा, उसमें आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, लाइक प्रोजेक्ट 976 और पता नहीं कौन कौन से। तो उसमें ये चीन ने टारगेट रखा कि इतने अरसे के बाद, लेट्स सपोज आज से 10 साल के बाद हमारी इतनी यूनिवर्सिटियाँ टॉप 50 में हों, टॉप 100 में हो जाए। तब आप देखेंगे कि जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग बहुत इम्प्रूव हुई है और हर साल जो रैंकिंग इम्प्रूवमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ की होती है। तो इस वक्त शिंगहुआ यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में चाइना से टॉप पे है, गालबन 8वें 9वें या 10वें नंबर पे इस तरह। और फिर टॉप 100 में तो आपको पता नहीं 15 20 25 से ऊपर चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी और ये हर साल ये लिस्ट बेहतर होती चली जा रही है, इसमें और यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं और रैंकिंग में। दूसरा आता है रिसर्च का इम्पैक्ट। सो नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स एक ऐसा वो इंडेक्स है जिसमें हाई इम्पैक्ट जो पब्लिशिंग होती है उसको कंबाइन करके वो रैंक करते हैं इंस्टीट्यूशंस को और फिर कंट्रीज़ को। सो उसमें जो कंट्रीज़ की रैंकिंग है उसमें यूएस पहले नंबर पे आपको, एंड देन चाइना दूसरे नंबर पे है। लेकिन जो उसमें यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग है, तो 2014 से चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स में, यानी जो हाई इम्पैक्ट पब्लिशिंग है उसमें वो पहले नंबर पे स्टैंड करते हैं। नेचर और एडवांस मटेरियल, इस तरह के सारे बड़े बड़े जितने जर्नल्स हैं वो उसमें जो पेपर होते हैं वो उसमें काउंट करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अगर आप सब्जेक्ट की रैंकिंग पे जाए ना, यानी लेट्स सपोज आप लिखें कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ इन नेचर पब्लिशिंग इंडेक्स इन केमिस्ट्री, राइट, तो आपको आइडिया हो कि केमिस्ट्री में जो दुनिया में टॉप 10 की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन सी हैं, तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि वो सारी की तो सारी ऑलमोस्ट 10 की 10 अब चाइनीज़ हैं। इतना उन्होंने अपनी रैंकिंग को भी बेहतर किया है और फिर अपने स्टैंडर्ड को भी बहुत बेहतर किया। सो ये तो दो चीज़ें थी। जो तीसरी चीज़ मुझे जो चीज़ बहुत फैसिनेट करती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो यह कि चाइना में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, ऑलमोस्ट हर जगह जो रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। यानी एक तो बहुत ज़्यादा हैं। हमारा जो छोटा सा सेंटर था, इनको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, जो रिसर्च सेंटर नेशनल सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, तो उसमें भी एक ही छत के अंदर जो मटेरियल साइंस की रिसर्च के और बहुत ही कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं ये साइंस के, तो इस तरह जो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं वो बहुत ही कॉस्टली, स्पेशली सुपर कंप्यूटर पे जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत महंगी होती है। तो हमें सारी चीज़ें एक ही छत के अंदर दस्तियाब थी, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये तो फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी की बात है कि बहुत ज़्यादा है। उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने चाइना में देखी वो ये कि वहाँ पे कोई मशीन ऑपरेटर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि आपको वो ट्रेनिंग देते हैं, आप अप्लाई करते हैं ट्रेनिंग के लिए, किसी मशीन की ट्रेनिंग आपको देते हैं और उसके बाद आप खुद उस मशीन को ऑपरेट करते हैं, लाइक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन हाई रेजोल्यूशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इंतहाई महंगा इक्विपमेंट है और बहुत कम जगहों पे होता है। तो वो भी आप खुद ऑपरेट करते हैं मज़े से, जैसे अभी आप खेल रहे हो और 2-2 3-3 घंटे आप उसकी बुकिंग। सो ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग शायद ही दुनिया में कहीं और इतने खुले दिल से आपको मिले। आपको बहुत जो अच्छे इदारे होते हैं वो सारे
ये कोशिश करते हैं कि जो उनके तालिब इल्म हों उनको इसी तरह से इन पे ट्रेनिंग। इसके अलावा जो बहुत अट्रैक्टिव फ़ीचर है चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम का वो स्कॉलरशिप्स हैं, नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स। तो शायद इस वक्त चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने वाला मुल्क है। इनमें चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की आती हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं, प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं, उसके अलावा जो प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स हैं, यानी हर प्रोविंस। और वहाँ पे एक तरह का कंपटीशन है कि फ़र्ज़ करें एक बीजिंग प्रोविंस है तो बीजिंग वाले कहेंगे कि हम इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने में पहले नंबर पे, दूसरा कहेगा नहीं चाइजिंग वाले उसके करीब कोई और होगा है भाई जो भी, तो वो कहेंगे नहीं हम इंटरनेशनल टैलेंट को, तो वो टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो फैसिलिटीज़ ऑफ़र करते हैं उसमें ये भी नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स भी है और अच्छा खासा फिर उसमें स्टाइपेंड मिलता है। अच्छा, अगर आप स्टाइपेंड की बात करेंगे तो मैं भी कि आपको यूरोप के मुकाबले में बहुत कम लगे, लाइक 3000 RMB मास्टर के लिए, 4000 RMB तो बहुत थोड़ा आपको लगेगा। लेकिन चूँकि चाइना बहुत ही सस्ता है और ये जो स्टाइपेंड होता है ये ऑलमोस्ट एक पॉकेट मनी होती है, क्योंकि आपकी मेडिकल भी कवर होती है इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस, और आपकी ट्यूशन फ़ी सारा कुछ कवर होता है, फिर आपकी अकोमोडेशन कवर होती है, और ये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं खाने पीने और दूसरे। इसमें आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, अच्छी खासी इंसान के पास बचत हो जाती है। और इसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे हमारी कैस में अगर आप CSC पे चले जाते हैं तो आपको 3500 नहीं मिलते जो एक्सटेंडेड है, बल्कि 5000 RMB PhD के लिए मिलते हैं। तो अच्छी खासी अमाउंट है। आंसू के लिए फिर 7000 RMB हो जाते हैं जो $1000 बहुत ही अच्छी रीज़नेबल अमाउंट हो जाती है PhD के लिए। तो ये तो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप के और बहुत ही ज़्यादा तादाद में नहीं, आप बिलीव करें कि इस वक्त तकरीबन 8000 जो हमारे एम्बेसी के एक साहब थे उन्होंने डेटा एक दफ़ा शेयर किया, 8000 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जो चाइना में PhD और MS में स्कॉलरशिप पे पढ़। तो इतने बड़े नंबर को, ये सिर्फ पाकिस्तानी है, दुनिया भर से जो स्टूडेंट आते हैं उनका अपना। और इसका एक और फ़ायदा ये भी होता है कि कंपेयर टू पाकिस्तान और बहुत सारी और कंट्रीज़ में आपको एक बड़ा मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलता है चाइना में, कि एक ही क्लास में बहुत सारे अफ्रीकन्स होंगे, एशियंस कंट्रीज़ के वो लोग आए होंगे, और बहुत सारी फिर आपको यूरोप के लोग मिलेंगे, USA के लोग मिलेंगे, मैक्सिको, पता नहीं कहाँ कहाँ से। सो ये जो इन्वायरमेंट, मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट जो यूरोप और USA की पहचान है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अब चाइना में भी बड़े अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक और जो एडवांटेज आपको मिलेगा फ्री में, वो यह कि तकरीबन आपका इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है या चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम है, वो हर हाल में आपको चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं। सो यह अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कितना लर्न करते हैं। और जब अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है चाइनीज़। और तो जो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा जॉब की टर्म में, और फिर उसके बाद दुनिया भर में ट्रांसलेशंस वाली जो इश्यूज़ हैं, और फिर इवन के चाइनीज़ मार्केट में आप कितने अट्रैक्टिव कैंडिडेट, CV आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। ये भी आपको वहाँ पे, चूँकि कल्चर है बोलने का, आप कहीं से भी चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रा ईजी है कि आप साथ में डिग्री भी कर रहे हैं और साथ आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। इसके बाद वाला जो अच्छा कल्चर जो चाइना है, वो ना सिर्फ ये, मेरा जो एक और इंटरेस्टिंग फिट, वो रिच इन हिस्ट्री भी और रिच इन कल्चर भी है। आप एक जगह से, एक शहर से उठ कर दूसरे शहर में जाएंगे तो टोटली हमारे यहाँ ये है कि अगर आप कश्मीर से निकल के कराची तक आ जाएं तो मोर और लेस खाने पीने की जो डिशें हैं वो तकरीबन 100-1-2 के फ़र्क होगा, वहाँ टोटली चेंज हो जाती हैं। आप को डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और डिफरेंट नाम तो खैर वैसे ही डिफरेंट हो जाते हैं और हर एक चीज़ में। आप हैरान होंगे कि यार ये, और फिर चाइना, मेरा ख्याल है पूरे यूरोप एक तरफ जितने वो सारे कंट्रीज़ और एरिया बनता है और चाइना तो डाइवर्सिटी भी बहुत है और ख़ूबसूरती भी बहुत है, वेल मैनेज है। जो एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है वो है सेफ्टी। स्ट्रीट क्राइम्स तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि हैं ही नहीं, बहुत ही सेफ, स्पेशली बीजिंग और जो बड़े सिटीज़ हैं, स्ट्रीट क्राइम्स सारे बड़े सिटीज़ का बहुत बड़ा मसला है। बट चाइना इस लिहाज से आप अपनी गाड़ी चाबी उसमें लग के चलती हुई बिल्कुल ओपन लाइटें सारा कुछ छोड़ के जाएंगे, वापस आएंगे, ऐसे कि कोई वहाँ से उसको लेके नहीं जाएगा। और फिर यह है कि आप, हमारी जो लड़कियाँ लेट्स सपोज के सोना पहना हुआ है कुछ भी और रात को 2 बजे चल रही हैं और कोई तंग करने वाला नहीं है, कोई चोरी डकैती का इस तरह का ख़तरा नहीं है। सेफ्टी वाला जो एस्पेक्ट है ना, उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर चाइनीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर इस तरह जो स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि एक दोस्ती वाला उनसर वो अभी भी मौजूद है, हमारे साथ बहुत फ्रेंडली है। मेरा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है चाइनीज़ के साथ। जब उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तानी है, तो जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है आम बंदे में भी और फिर हमारी कम्युनिटी में भी, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानियों की अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। यूँ समझ लें कि अभी अगर दुनिया में किसी जगह पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट भी है, एक आध जो कंट्रीज़ हैं तो उनमें
ऑफ कोर्स चाइना भी एक ऐसा कंट्री है, और उसी तरह सिलेबस में जिस तरह हमें पढ़ाते हैं पाक चीन दोस्ती, और इस तरह उधर भी कुछ इस तरह की चीज़ें सिलेबस में शामिल हैं। इसके अलावा जो चीज़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगी वो है कि वो मॉडर्न लाइफस्टाइल। यानी मैं आपको बताऊं कि मैं यूके में रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल बड़ा अच्छा शहर है, इवन मैं लंदन में। सो लंदन तो आपको शायद गाँव लगेगा। आई मीन जो लाइफस्टाइल है और जो कन्वीनियंस ऑफ लाइफ है बीजिंग में या चाइनीज़ जितने भी बड़े शहर हैं, वो आप उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते दुनिया के किसी और शहर में, कि आप बस जस्ट समझ लें कि बोलने की देर है और चीज़ आपके पास पैसे और चीज़ आपके दरवाजे पे हाज़िर होगी। ऑनलाइन पैसे तो जो प्रिंटिंग वाली मनी होती है, करेंसी, इसका तो कंसेप्ट ही ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब तो ये हो गया कि चाइनीज़ अगर आप शॉप में इन हो और आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें लें, फिर शॉप से आउट हूँ तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि इतने की आपने चीज़ें उठाई हैं, ये आपके अकाउंट से कट गए हैं। इस तरह की कन्वीनियंस है चाइना में, बहुत ही बेहतरीन। और ये आपको शायद ही अभी दुनिया में कहीं और इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। सो ये कुछ चीज़ें थी बहुत ही, यानी यूँ समझ लें कि ब्राइट फीचर्स थे। और फिर चाइनीज़ जो इकॉनमी है इस वक्त, जो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी है और दुनिया में तेज़ी से तरक्की करने वाली इकॉनमीज़ में वो शामिल है। तो वहाँ की मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हर लिहाज से, यानी और फिर अब वो इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसमें वो पीआर देना भी, जैसे कि कभी किसी ज़माने में ख्वाब होता था कि कोई चाइनीज़ पीआर लेगा, लेकिन अब वो उसको भी दे रहे हैं। तो वो इंटरनेशनल टैलेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, अच्छी सैलरीज़ दे रहे हैं। उसमें अब आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना टैलेंट है। और अगर आप में टैलेंट है तो आप यकीन करें कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि टैलेंट तो एक अलग चीज़ है, सिफारिश पता नहीं क्या, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका टैलेंट काफ़ी है और आपको ऐसी बेहतरीन जॉब ऑफ़र मिलेगी, कहीं और जाने का आपको दिल ही नहीं करेगा। बस ये है कि आप अपना टैलेंट शो करें, और ऑफ़ कोर्स अगर उनकी लैंग्वेज आपको आती है तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है जो आपके काम आएगा। तो इसके साथ में, और फिर सिर्फ ये नहीं कि अगर आपने चाइना से पढ़ा, अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं सीनियर मेरे, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा हुआ है, कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई पता नहीं यूरोप में किसी जगह है, कोई यूएसए में बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग हमारे। सो पूरी दुनिया के दरवाजे, और कंपेयर करें अगर पाकिस्तान के लिहाज से, एक बंदा पाकिस्तान से पीएचडी करता है और एक चाइना से, सो जो पाकिस्तान से पीएचडी कर रहा होगा वो बहुत ही ख्वार, उन्हें बहुत मादरत के साथ लेकिन बड़ी तकलीफ़ों से गुजर के करेगा, और फिर उसके पास स्किल्स का लेवल भी, उसने कभी टीएम यूज़ नहीं की होगी लेकिन आपने यूज़ की होगी, तो स्किल्स का लेवल भी डिफरेंट होगा, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो अब कहने का मकसद ये कि ऑफकोर्स इंसान को बेहतर से बेहतर की कोशिश करनी चाहिए। आपका यूरोप का दिल, आप यूरोप जाएं, वो बहुत बेहतरीन, उसके अपने फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान आते हैं। आपका यूएसए का दिल कहता है आप यूएसए जाएं, ऑफकोर्स उसके अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं, एंड डेफिनेटली मे बी के कुछ डिसएडवांटेज या नेगेटिव पॉइंट। इसी तरह चाइना भी है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ऑफकोर्स कुछ हो सकता है नेगेटिव कंसर्न भी हो लोगों के जहन में। मुझे आप ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और इसमें आपके जहन में अगर कोई कंसर्न है या कोई चीज़ आ रही है उस पर हम बात करते हैं। इस पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।